सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजपाल त्यागी जी के भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम एक साथ मुरादनगर और मोदीनगर की सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, कैबिनेट मंत्री श्री सुनील शर्मा जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय सांसद श्री अतुल गर्ग जी, माननीय सांसद श्री राजकुमार सांगवान जी, गाजियाबाद की महापौर श्रीमती सुनीता दयाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता त्यागी जी, लोकप्रिय विधायक श्री अजीत पाल त्यागी जी, डॉक्टर मंजू शिवाज जी, माननीय विधायकगण श्री नंदकिशोर गुर्जर जी, संजीव शर्मा जी, धर्मेश तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री नवाब सिंह नागर जी, जिलाध्यक्ष मयंक गोयल जी, चैनपाल सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री दिनेश गोयल जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, पूर्व सांसद रमेश चंद तोमर जी, अनिल अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री परमेंद्र जागड़ा जी, बसंत त्यागी जी, मानसिंह गोस्वामी जी, ब्लॉक प्रमुखगण श्री राजीव त्यागी जी, राहुल चौधरी जी, भारी संख्या में मुरादनगर और मोदीनगर के उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री, लोकप्रिय जननेता स्वर्गीय राजपाल त्यागी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उनकी पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहन और भाइयों, राजनीति जन सेवा का माध्यम हो सकता है और जब जनता की सेवा का माध्यम राजनीति बनती है तो राजनेता को लोकप्रियता के चरम पर पहुंचाती है। स्वर्गीय राजपाल त्यागी जी का सार्वजनिक जीवन के इतिहास को जब हम अवलोकन करते हैं तो ये हम सबको स्पष्ट दिखाई देता है। 6 बार विधायक होना और उसमें 2 बार निर्दल विधायक होना, 2 बार प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार का मंत्री होना और 2 बार कैबिनेट मंत्री होना, यह उनकी लोकप्रियता को, जनता के मन में उनके प्रति अगाध प्रेम को
और उनके द्वारा सार्वजनिक जीवन को जनता के प्रति समर्पण को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। ऐसे एक आदर्श जननेता की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में आज मुझे श्री अजीत पाल त्यागी जी ने आमंत्रित किया। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए स्वर्गीय राजपाल त्यागी जी की स्मृतियों को नमन करता हूं। उनकी पुण्य स्मृति में कल उनकी पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, माता पिता का त्याग और उनकी साधना उनके पुत्र के कार्यों में झलकती है। आज उनके माता और पिता का जो तपस्या थी, जो साधना है, लोक कल्याण के प्रति समर्पण का भाव है, आज उसी का परिणाम है। श्री अजीत पाल त्यागी लगातार यहां से विधायक बनकर के अपने पिता के उन कार्यों को निरंतरता प्रदान कर रहे हैं। आप सबका यह उत्साह उस प्रेम को और उस सेवा को आज यहां पर प्रस्तुत कर रहा है। बहनों और भाइयों, आज मुझे गाजियाबाद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। गाजियाबाद अपनी पहचान रखने वाला एक जनपद, भगवान दुग्धेश्वर नाथ का पावन जनपद, हिंडन नदी जिस जनपद को भी सिंचित करती है, अपनी हस्तशिल्प के लिए जगविख्यात गाजियाबाद जनपद, लेकिन एक दशक पहले गाजियाबाद जनपद की स्थिति क्या हो गई थी? दिल्ली का प्रवेश द्वार हो गया था। और प्रवेश द्वार की स्थिति कैसी थी? जिसके नाम लेने से लोग भयभीत होते थे, आने का साहस नहीं करते थे। गंदगी यहां की पहचान थी। यहां की गुंडागर्दी पे फिल्में बनती थी। लोग गाजियाबाद के नाम पर ये मान करके चलते थे कोई बहुत गंदा शहर है। भय और दहशत का माहौल था, अराजकता चरम पर थी। लेकिन आज का गाजियाबाद, आपने बहनों और भाइयों, 10 वर्ष पहले गाजियाबाद में अराजकता, गुंडागर्दी और गैंगवार के संघर्ष को भी यहां देखा है। और आज सुशासन के मॉडल के तहत आज का नया गाजियाबाद जो पहचान बना रहा है, वह भी आज आप सबको दिखाई दे रहा है। घंटों की दूरी तय करने में, जिस दूरी को तय करने में घंटों लगते थे, आज उस दूरी को तय करने में गाजियाबाद के अंदर मात्र कुछ मिनटों में आप उस दूरी को तय कर सकते हैं। कोई सोचता था गाजियाबाद के अंदर इतनी अच्छी सड़कें बनेंगी, गाजियाबाद नगर निगम इतना साफ सुथरा होगा, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में चल पाएगी। जब मैं मुख्यमंत्री बना उससे पहले से प्रस्ताव चल रहा था, लेकिन पिछली सरकारों को विकास से फुर्सत नहीं थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने निर्णय नहीं लिया। एक प्रकार से उन्होंने नकार दिया था कि नहीं, हमें रैपिड रेल नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें 32,000 करोड़ रुपए का निवेश लगना था। मैं मुख्यमंत्री बना, ये प्रस्ताव मेरे सामने भी आया। मैंने कहा पिछली सरकारों ने क्या निर्णय किया है? उन्होंने कहा पिछली सरकार ने नकारात्मक रूप से लिखा। मैंने कहा भी नहीं, इस प्रस्ताव की आवश्यकता है। अधिकारियों ने कहा कि साहब इसमें 32,000 करोड़ रुपया लगना है, पैसा राज्य सरकार को भी देना है, केंद्र सरकार भी उतना ही पैसा देगी जितना राज्य सरकार देगी। क्या राज्य सरकार दे पाएगी? मैंने कहा जरूर देगी, चिंता मत करो। ये सब जनप्रतिनिधि मेरे पास आए थे।
मेरठ और गाजियाबाद के सभी जनप्रतिनिधि मेरे पास आए थे। डॉक्टर मंजू शिवाज जी भी आई थी, शहजीत पाल त्यागी जी भी आए थे, अतुल गर्ग भी आए थे, सुनील शर्मा भी आए थे। ये सभी लोग मेरे पास आए थे। इन्होंने कहा था, और नंदकिशोर गुर्जर भी आए थे, कह रहे थे कि उसकी एक रेखा थोड़ा लोनी की तरफ भी जानी चाहिए। बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है हमने 17 में निर्णय लेकर के अच्छा किया। 3 घंटे की दूरी को घटा करके केवल 40 मिनट कर दिया है। 40 मिनट। आज मेरठ से आप चलेंगे, मेरठ से चलेंगे और मात्र 40 मिनट में दिल्ली पहुंच जाएंगे। मुरादनगर और मोदीनगर तो और कम समय में आप पहुंच सकते हैं। यहां से उस यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई सोच सकता था 12 लेन का एक्सप्रेसवे बनेगा, आज वह भी साकार हुआ है। कोई सोचता था गाजियाबाद में, हिंडन में सिविल टर्मिनल बनेगा, आज वह भी साकार हो गया है। अब गाजियाबाद के लोगों को देश के अंदर कहीं यात्रा करने के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हिंडन में ही उन्हें वायु सेवा प्राप्त है। कोई सोचता था कि विकास की प्रक्रिया में गाजियाबाद के अंदर इतनी अच्छी सड़कें बनेंगी, लेकिन वह संभव हुआ है। यही तो सुशासन का मॉडल है और जिसे 12 वर्ष से लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश को दिया गया है। यह मॉडल याद रखना, सुशासन तब आता है जब कानून का राज आता है, और कानून के राज के लिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, कारगर साबित होती है। जहां सुरक्षा होगी वहां सुशासन आएगा, जहां सुशासन आएगा वहां समृद्धि आएगी, और जहां समृद्धि आएगी वहां विकास अपने आप दौड़ता हुआ दिखाई देगा। वहां निवेश आएगा, वहां रोजगार का सृजन होगा, नौजवानों के हाथों को काम मिलेगा। आज गाजियाबाद एनसीआर का सचमुच अब उसका मुंह ही नहीं है, प्रवेश द्वार ही नहीं है। अब दिल्ली के ग्रोथ इंजन का काम गाजियाबाद कर रहा है। ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन गाजियाबाद कर रहा है। बहनों और भाइयों, यह तब संभव हो पाया है जब अच्छे जनप्रतिनिधियों को आपने चुनकर के भेजा है, अच्छे लोगों को चुनकर के भेजा है, परिणाम आपके सामने आया है। और अभी जो आज कुछ शिलान्यास हो रहे हैं, कुछ की बैठक मैंने ले ली है, उस बैठक में फिर पैसा आ रहा है, वह पैसा यहां की गति को और तीव्र गति से आगे बढ़ाएगा। बहनों और भाइयों, विकास की योजनाओं के लिए कार्य योजना बनना, जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को उसमें समाहित करना और फिर उन प्रस्तावों को द्रुत गति से आगे बढ़ा करके विकास में तब्दील कर देना, यह परिणाम देगा, यह रिजल्ट देगा। लेकिन इसके लिए फुर्सत चाहिए। आप मुझे बताओ ना, 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में शासन करते थे क्या करते थे? 12 बजे सोकर के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, फिर खा पी करके उनके जिम जाने का समय हो जाता था। जिम से वापस आए तब तक उनकी अपनी मंडली बैठ जाती थी, और फिर देर रात्रि तक मंडली जो बैठती थी, मंडली जो सस्ती थी, कभी हटती नहीं थी। कैसे प्रदेश चल रहा था? तब प्रदेश में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था, कोई नीति नहीं थी, सरकार की नियत भी नहीं थी। परिणाम था निवेश भी नहीं आता था, रोजगार भी नहीं आता था। कभी सरकारी नौकरी निकल भी गई तो उस नौकरी के नाम पर भी डकैती पड़ती थी। मुझे अफसोस होता है, कांग्रेस की सरकार में
स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मैं 100 रुपए बेचता हूं, नीचे केवल 15 पहुंचता है। बहनों और भाइयों, ये 85 पैसा कौन खा जाता था? ये 85 हिस्सा कौन खा जाता था? ये 85 हिस्सा वही था जो जनता ने टैक्स के रूप में दिया था। वह किसी छात्र की छात्रवृत्ति रही होगी, किसी वृद्धा महिला का पेंशन का पैसा रहा होगा, किसी निराश्रित महिला का पेंशन का पैसा या किसी दिव्यांगजन के पेंशन का पैसा रहा होगा। उस पैसे से किसी गरीब का मकान बन सकता था, उस पैसे से किसी गरीब को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल सकता था। उस पैसे से किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सकती थी। उस पैसे को एक साथ जमीन पर उतारते तो ये हाईवे बन सकते थे, रैपिड रेल बन सकती थी, मेट्रो का संचालन हो सकता था, एयरपोर्ट बन सकता था। लेकिन इस 85 पैसे को जमीनी धरातल पर उतारने के पहले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग डकैती डाल देने का काम कर देते थे। पैसे में पहले ही डकैती पड़ जाती थी तो जनता के पास कहां से पैसा आता? गरीब को कहां से राशन मिलता? गरीब को कहां से आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिलता? गरीब को कहां से निराश्रित महिला या वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता? इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, प्रयास करना पड़ता है, तब परिणाम आता है। और आज परिणाम के लिए ये डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में कार्य करते हुए आज उस परिणाम को देने का कार्य कर रही है। और उसी परिणाम के फलस्वरूप अब गाजियाबाद अपनी एक नई पहचान के रूप में आगे एक नाम कर रहा है। अब देश के अंदर स्वच्छता की रैंकिंग आती है, हमारा गाजियाबाद भी उस रैंकिंग में अपना स्थान बनाता है। अब गाजियाबाद के नाम पर कोई फिल्म नहीं बनती है, बल्कि गाजियाबाद में नए नए निवेश आते हैं। आवासीय कॉलोनी हर नंदीपुरम के रूप में एक नई आवासीय कॉलोनी आती है, विकास की गति आगे बढ़ती है। और अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने का कार्य किया तो उसे मालूम है कि उसके लिए फिर 2 ही जगह हो जाती है, तो जेल होती है या जहन्नुम होता है, इसके अलावा कोई तीसरी जगह नहीं होती है। बहनों और भाइयों, आज आप एक बात देख रहे होंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज आस्था की बात कर रही है। आस्था की बात, इनके मुंह से आस्था की बात बड़ी हास्यास्पद लगती है। ये कौन लोग हैं जो आज आस्था की चर्चा कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी कावड़ यात्रा पर रोक लगाई थी। इनको हर हर बम बम पर इनको आपत्ति थी। किसी व्यापारी पर बम फेंकने पे इनको आपत्ति नहीं होती थी, कट्टा और बम बनाने में इनको आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन हर हर बम बम बोलते हुए चलने वाले शिव भक्तों पर इनको आपत्ति होती थी। इनको इस केसरिया रंग से ही चिढ़ होती थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व और त्योहार को रोका था, जिन्होंने रामनवमी की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया था, जिन्होंने दुर्गा पूजा के पंडालों पर रोक लगाने का काम किया था। ये वही सपा है, ये वही कांग्रेस है। मैं 17 में आकर के बहुत चकता जब कावड़ यात्रा का समय आया, बैठक हो रही थी, पुराना शासनादेश निकाला गया, तो शासनादेश में था कि कावड़ यात्रा से दंगे हो सकते हैं, इसलिए उसको रोका जाना चाहिए, और कोई निकलता है तो घंट, घड़ियाल, शंख, इन सब को रोका जाना चाहिए।
अधिकारी मेरे पास लेके आए। मैंने कहा भी क्या आप लोगों ने तैयारी की है? उन्होंने कहा साहब ये होता रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाएगा, उसके बाद कोई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने कहा भी नहीं, ये कावड़ यात्रा है, नोट करना, शिव भक्तों की यात्रा है, देवादिदेव महादेव के प्रति समर्पण की यात्रा है। हर तबके का व्यक्ति जाता है, दलित भी, वंचित भी, पिछड़ी जाति का व्यक्ति भी, हर शिव भक्त मस्ती के साथ भगवान शिव के भक्ति में लीन होकर के इस यात्रा में भाग लेता है। हमारा काम उन्हें सुविधा देना है, सुरक्षा देना है। हम सुरक्षा दें, हम सुविधा दें और कहीं कोई प्रतिबंध नहीं करना है। लोगों ने कहा साहब दंगे होंगे। मैंने कहा उसके लिए मैं हूं, चिंता मत करो, कोई दंगा नहीं होगा, कोई दंगा नहीं होगा, उसकी गारंटी मैं लूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं सच्चा भक्त कभी अनुशासनहीनता नहीं करता है, उच्छृंखलता सच्चा भक्त नहीं कर सकता है, वो मर्यादा में चलता है, वो समरसता का पाठ उसके जीवन का हिस्सा होता है, वो ईश्वर की लीला पे विश्वास करता है। कहा कि मैंने कहा ये यात्रा होनी है। और बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे देश के अंदर सबसे बड़ी कावड़ यात्रा कहीं से निकलती है तो यात्रा निकलती है हरिद्वार से गाजियाबाद के बीच में निकलती है। लोग उत्सुक होते हैं, अब लोग उसमें देखने आते हैं, विदेशी भी आते हैं। कैसे होता है, कैसे पैदल चलते हैं, इतनी बड़ी यात्रा, इतनी लंबी दूरी कैसे पैदल तय हो जाती है? ये भारत के अंदर ही संभव है। जिन्होंने आस्था के इस महत्व को नहीं समझा था, वे कभी राम मंदिर का विरोध करते थे और कभी कावड़ यात्रा का विरोध करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में रोक लगाते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, अब कोई कावड़ यात्रा को रोक नहीं सकता है, क्योंकि शिव भक्त अब मजबूती के साथ आते हैं। बहनों और भाइयों, बहुत शीघ्र फिर से कावड़ यात्रा आने वाली है। मेरी अपील होगी सभी कावड़ संघों से और सभी शिव भक्तों से, यह आयोजन हमारा अपना है, उसके मर्यादा को, उसके अनुशासन को हमें स्वयं बना के रखना है। हमें किसी विरोधी को अवसर नहीं देना है। बाकी तो ये डबल इंजन की सरकार सारा काम करेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन हम अपने स्तर पर कहीं भी कोई अनुशासन भंग न करें। बेहतर समन्वय प्रशासन के साथ आप बना देंगे तो भव्य तरीके के साथ हम इस कावड़ यात्रा को निकालने का प्रबंध करवा देंगे। और अब तो कावड़ मार्ग ही बन गया है यहां से हरिद्वार तक का। और बहनों और भाइयों, ये होती है आस्था को सम्मान। आस्था को सम्मान वह है जो दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में आज एक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और पुरा महादेव में आदि योगी की भव्य प्रतिमा और एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। श्री राजकुमार सांगवान जी यहां पर हैं, भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने के साथ ही अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में हम सबके सामने है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, विंध्यवासिनी में मां विंध्यवासिनी धाम है। ये सभी पवित्र तीर्थ स्थल फिर से जगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह है आस्था का सम्मान। आस्था वह नहीं होती है जिसको सपा और कांग्रेस वोट बैंक के लिए भुनाना चाहते हैं। और बहनों और भाइयों, आज मैं इस अवसर पर आप सबके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए। मुझे अजीतपाल त्यागी जी ने कहा कि मेरे पूज्य पिता की पुण्यतिथि है, उनकी मूर्ति का अनावरण होना है। मैंने कहा मैं कहीं भी रहूंगा, मैं जरूर आऊंगा, चिंता मत करना, मैं जरूर आऊंगा। और बहनों और भाइयों, ऐसे राजनेता को जिन्होंने जनता के दिल में स्थान बनाया हो, प्रदेश सरकार में अपनी सेवा दी हो, ऐसे स्वर्गीय राजपाल त्यागी जी की इस भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आज मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसी बहाने
मुरादनगर और मोदी नगर की विकास परियोजनाओं को 668 करोड़ रुपए की 90 परियोजनाओं का आज यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। इसका भी मुझे दोनों विधानसभाओं के हमारे दोनों विधायक और दोनों सांसद, यानी दोनों विधायक से अजीत पाल त्यागी जी भी हैं, डॉक्टर मंजू सिवाच जी भी हैं। सांसद गाजियाबाद से हैं श्री अतुल गर्ग जी और बागपत से हैं श्री राजकुमार सांगवान जी। इन सबके साथ साथ इसका लाभ इन दोनों विधानसभाओं की जनता जनार्दन तो लेगी ही, पूरा गाजियाबाद लेगा और इन सब मार्गों से गुजरने वाली हर जनता लेगी। इन सबको मैं इन विकास परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विकास कैसे होता है अब हमारा एनसीआर बता रहा है। देश की पहली रैपिड रेल चल रही है, 12 लेन का एक्सप्रेस वे भी चल रहा है और मेरठ से हरिद्वार के बीच, मेरठ से हरिद्वार के बीच में भी हम गंगा एक्सप्रेसवे को ले जा रहे हैं और मेरठ से प्रयागराज के बीच में इसकी यातायात प्रारंभ हो चुकी है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल वे का निर्माण हो चुका है। हजारों करोड़ रुपए का यह निवेश, और अभी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 5वें इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के लोकार्पण का कार्यक्रम भी किया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, यह भी एक पहचान दिला रहा है। बहनों और भाइयों, यह विकास की वह कड़ी है जो ग्रोथ इंजन के रूप में आने वाली पीढ़ी के लिए यह इंफ्रास्ट्रक्चर एक नई पहचान बनने जा रहा है। अब तो हमारे सामने, हम लोग यहीं से कुछ दूरी पर यमुना अथॉरिटी में फिल्म सिटी का भी निर्माण करने जा रहे हैं। वहां फिल्म सिटी बन रही है, अपैरल पार्क बन रहा है, टॉय पार्क बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सिटी का भी निर्माण हम वहां करने जा रहे हैं। नौजवानों के लिए ढेर सारे रोजगार की सुविधाओं को वहां लेकर के आ रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह तब होता है जब निर्णय लेने की सामर्थ्य होती है और अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा, आप लोगों ने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने और अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके आज विकास की इस प्रक्रिया को मजबूती के साथ आप आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं एक बार फिर से इन परियोजनाओं के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। दोनों विधायक और दोनों माननीय सांसदों को हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वर्गीय राजपाल त्यागी जी की स्मृति को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।